राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने 2010 दिसंबर का देखा था। इस क्लास में हम लोग जून 2011 का पेपर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपसे कि प्रश्न को शुरू करते हैं देर न करते हुए। और पहला प्रश्न है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है। तो 84 वैष्णव की वार्ता में है, जिसको गोकुलनाथ ने लिखा है। इनके 84 शिष्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। और 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का उल्लेख है। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है। तो ये पंक्ति है कबीरदास की। किसकी है? कबीरदास कहते हैं कि काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। अगला है आपसे प्रश्न कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने माना है। तो रसायन से माना है शुक्ल जी ने। किसने माना है? शुक्ल जी ने। ठीक, राजसूय से तासी ने माना है। राजयस से हरप्रसाद शास्त्री ने माना है। रासक से नरोत्तम स्वामी ने और राज से नंदुलारे वाजपेयी ने। अगला है प्रश्न आपसे कि लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। नायिका भेद है, काव्यांग विवेचन है, रस निष्पत्ति है या गुण दोष है। तो लक्षण ग्रंथों का अर्थ होता है काव्यांग विवेचन। क्या होता है? काव्यांग विवेचन। काव्य के लक्षण दोहा, सवैया, कवित्व इत्यादि छंदों के रूप में कवि आचार्यों द्वारा निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। छंद, अलंकार, नायिका भेद इत्यादि का काव्यगत विवेचन ही लक्षण ग्रंथ है। तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ होता है काव्यांग विवेचन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न कवियों में रीति सिद्ध कवि कौन है। तो बिहारी हैं, घनानंद है, मतीराम है, तोस हैं। तो रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं, क्योंकि ये प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि हैं। घनानंद तो रीति मुक्त हैं, मतीराम रीतिबद्ध हैं और तोस भी रीतिबद्ध हैं। बिहारी रीति सिद्ध हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन हैं। तो अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता शंकुक हैं। कौन? शंकुक। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक पंक्ति है, इसमें अलंकार बताना है। इसको आपको बहुत ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट है ये पंक्ति है। किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर। किंसुक कुसुम जानकर लौटा भौरा सुख की लाल चोंच पर। तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। तो यहाँ पे भ्रम हो गया है। यहाँ पे क्या है? भ्रांति माला अलंकार है। यहाँ पे भौरे को तोते की लाल चोंच में फूल दिखता है और तोते को भौरे में जामुन के फल होने का भ्रम होता है। तो यहाँ पे क्या है? भ्रांति मान अलंकार है। अगला है काव्य अलंकार के रचयिता कौन है। तो काव्य अलंकार के रचयिता भामह हैं। ये भामह का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। 9 नंबर में पूछा गया है कि कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो मराठी तो है, गुजराती भी है और हिंदी भी है। मलयालम नहीं है। मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है। किस परिवार की? द्रविड़ परिवार की। अगला है कि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। तो इलाहाबाद तो अवधी बोली जाती है। ओरछा एवं झांसी में बुंदेली बोली जाती है। बनारस में भोजपुरी बोली जाती है। तो ब्रज भाषा मथुरा वृंदावन बोला जाता है। ये ब्रज भाषा का केंद्र है। 11 नंबर में आपसे पूछा गया है कि विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान। ये पंक्ति किसकी है? क्या है? कि विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान। ये पंक्ति नेमिचंद जैन की है। विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान।
फिर भारत भूषण अग्रवाल की पंक्ति दी गई है कि मुश्किल है यह कि मैं ज़िंदगी को एक इमारत की तरह गढ़ना चाहता था। ये भारत भूषण अग्रवाल का है। फिर अगला है कि धर्म कमाता है वह तुलसी कृत रामायण, सुन पढ़कर जपता है नारायण नारायण, त्रिलोचन का है। फिर है कि दुख सबको मांझता है, अज्ञे जी का है। फिर 12 नंबर का प्रश्न है आपसे कि मतवाला के संपादक कौन थे? भारतेंदु, धर्मवीर भारती, निराला, शिवपूजन सहाय। तो आपको पता है कि मतवाला पत्रिका निराला जी की है, इसके संपादक वही थे। फिर अगला प्रश्न है कि साखी किसका काव्य संकलन है? तो साखी, ये मछली घर है, संवाद है, ये सब किसका है? विजय देवनारायण शाही का। तो साखी इनका बहुत फेमस है काव्य ग्रंथ, मछली घर भी फेमस है। ठीक, तो विजय देवनारायण शाही। अगला है प्रश्न आपसे कि जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है। ये किसने कहा है कि जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध, अज्ञे। तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 15 नंबर में आपसे पूछा गया है कि कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? प्रगतिशील या मार्क्सवादी एक ही बात है। तो अभी हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि नंद दुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी आलोचक हैं, छायावादी आलोचक हैं, ये प्रगतिवादी आलोचक नहीं हैं। बाकी प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा प्रगतिवादी आलोचक हैं। 16 नंबर में पूछा गया है अलमा कबूतरी किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की, गीतांजलि श्री की, मैत्रेयी पुष्पा की, चित्रा मुदगल की। तो अलमा कबूतरी जो रचना है वो मैत्रेयी पुष्पा की है। किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा है। इनका उपन्यास है, 2000 ईस्वी में लिखा गया है। अब आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर में पूछा गया है कि विलोम किस नाटक का पात्र है? विलोम, दंतुल, मातुल, ये सब किसके थे? आषाढ़ के एक दिन के, जिसमें कालिदास और मल्लिका हैं। तो विलोम जो है वो आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है। सिंहरण चंद्रगुप्त का है, युयुत्सु अंधा युग का है और गांधारी कोमल गांधार की है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, और सौरसेनी अपभ्रंश का विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी से। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। 19 नंबर में पूछा गया है कि कौन सी कृति आत्मकथा है? तो कलम का सिपाही जीवनी है, चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृतांत है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। यहाँ पे आत्मकथा क्या है? अर्धकथानक बनारसी दास जैन की आत्मकथा है, 1641 में लिखी गई है। ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। 20 नंबर में पूछा गया है आपसे कि चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? क्या है? चितवन की छाह निबंध संग्रह। तो चितवन की छाह निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र का है। किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। भिक्षावृत्ति निबंध बालकृष्ण भट्ट का है। साहित्य सहचर हजारी का है। कहत कबीर हरिशंकर परसाई का है। आगे आते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर में आपको बताना है कि काल क्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम हो जाएगा ए वाला। सबसे पहले उनका उपन्यास आता है हृदय की परख। क्या आता है? हृदय की परख आएगा, फिर हृदय की प्यास आएगा, फिर अमर अभिलाषा आएगा और फिर आएगा आत्मदाह। हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। हृदय की परख 1918 में है, हृदय की प्यास 1931 में है और अमर अभिलाषा 1933 में है और आत्मदाह 34 में। 22 नंबर में पूछा गया है कहानियों का क्रम। तो कहानी में आप सबसे पहले ग्राम आ जाएगी 1911 में प्रसाद की,
फिर है कफन 1936 में प्रेमचंद की। फिर 1956 में डिप्टी कलेक्टरी है अमरकांत का। फिर पालगोमरा का स्कूटर है 1997 में उदय प्रकाश का। तो सबसे पहले ग्राम, फिर कफन, फिर डिप्टी कलेक्टरी, फिर पालगोमरा का स्कूटर। 23 नंबर में आपसे नाटकों का क्रम पूछा गया है। यहाँ पे नाटक दिए गए हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है डी होगा। सबसे पहले भारत दुर्दशा आएगा 80 में, फिर राजश्री 1912 में है, फिर कोणार्क आएगा, फिर खजुराहो का शिल्पी आएगा। तो आइए यहाँ पे इसकी डेट देख लेते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले भारत दुर्दशा है 1880 में, फिर राजश्री है 1915 में, फिर कोणार्क है 1951 में, फिर खजुराहो का शिल्पी है 1982 में। फिर 24 नंबर में आपको बताना है कि काल क्रमानुसार ग्रंथों का सही क्रम बताइए। तो ग्रंथों का क्या होगा? तो सबसे पहले तो नाट्य शास्त्र आ जाएगा भरत मुनि का, पहला ग्रंथ है ये, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व इसका डेट है। फिर आएगा काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन का 9वीं शताब्दी में, 10 रूपक धनंजय का 10वीं शताब्दी में, और 12वीं शताब्दी में काव्य प्रकाश है मम्मट का। तो सबसे पहले आएगा नाट्य शास्त्र, फिर काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, फिर 10 रूपक, फिर काव्य प्रकाश। 25 नंबर में आपको बताना है यात्रा वृत्तांतों का क्रम। यहाँ पे कुछ यात्रा वृत्तांत दिए गए हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका यरे यायावर रहेगा याद अज्ञे का। कब है ये? 1953 में है। फिर आएगा देश विदेश दिनकर का 1957 में। फिर आएगा तंत्र लोक से यंत्र लोक तक 1962 में नगेंद्र का। फिर आएगा हस्ते निर्झर धकती भट्टी, ये है विष्णु प्रभाकर का 1982 में। तो सबसे पहले अरे यायावर रहेगा याद, फिर देश विदेश, फिर तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, फिर हस्ते निर्झर धकती भट्टी। 26 नंबर में रचनाकारों का क्रम बताना है। कुछ यहाँ पे लेखक दिए गए हैं, तो कौन सबसे पहले आएंगे? तो भगवती चरण वर्मा आएंगे सबसे पहले, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1903 ईस्वी में। ठीक। फिर आएंगे हरिवंश राय बच्चन 1907 में। फिर आएंगे अज्ञे 1911 में। फिर आएंगे नरेंद्र शर्मा 1913 में। तो ये आपको ध्यान देना है, नरेंद्र शर्मा 13 में है, अज्ञे के बाद आएंगे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है 27 नंबर का कि ज्ञानपीठ पुरस्कार रचनाकारों का क्रम बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो जो लोग पाए हैं उनका क्रम क्या है। तो ए और बी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कुंवर नारायण को नहीं होंगे। यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे 2 विकल्प होगा, उसमें से कोई होगा। ठीक। तो यहाँ पे बिल्कुल दिनकर हो जाएंगे। दिनकर को मिला था 72 में। दिनकर से पहले पंत जी को मिल चुका है, और 65 में उनको मिला था, नहीं 65 में उनको नहीं मिला था, उनकी तो शुरुआतें होती है 55 में, उनको मिला था 68 में शायद मिला था पंत जी को ज्ञानपीठ। तो दिनकर को मिला था 1972 में, अज्ञे को मिला था 1978 में, और निर्मल वर्मा को मिला था 1999 में ज्ञानपीठ संपूर्ण साहित्य पे, और कुंवर नारायण को मिला था 2005 पे संपूर्ण साहित्य पे। दिनकर को 72 में, अज्ञे को 82 में, निर्मल वर्मा को 99 में, और कुंवर नारायण को 2005 में। 28 नंबर में आपको आदिकालीन रचनाओं का क्रम बताना है। आदिकाल की कुछ रचनाएं दी गई हैं, इनका क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आएंगी भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक। और इसके बाद आएगा स्थूलीभद्र रास, फिर नेमिनाथ रास, फिर संगीत रत्नाकर। भारतेश्वर बाहुबली रास का समय है 1184 ईस्वी, स्थूलीभद्र रास का है 1209 ईस्वी, और नेमिनाथ रास का है 1213 ईस्वी, और संगीत रत्नाकर का है 12वीं शताब्दी। सारंग देव की रचना है ये। तो ये आपको ध्यान देना है। स्थूलीभद्र रास 1209 में है, नेमिनाथ रास 1213 में है। 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर में भी आपको सही क्रम बताना है रचनाओं का। यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं, काव्य संग्रह है। तो सबसे पहले आ जाएगा इंद्रधनुष रौदे हुए, ये कब है? 1957 में है, अज्ञे का। फिर आएगा सीढ़ियों पर धूप में 1959 में रघुवीर सहाय का। फिर आएगा नए इलाके में 1996 में अरुण कमल का। फिर आएगा बाजरवा के बहाने 2008 में कुंवर नारायण का। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
30 नंबर में आपको मिलान करना है, पंक्तियाँ दी गई हैं उनके लेखकों से। तो शब्दार्थों सहितो काव्यम भामह का है, सरितावादिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली दंडी का है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः जगन्नाथ का है, वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है। तो यहाँ पे हमारा ए का क्या है, ए का भी है, तो ए का 5वां है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इकतीस नंबर में भी आपको मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। सूची 1 में दिया गया है अभिव्यंजनावाद, इसके प्रवर्तक कौन है? तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। फिर दिया है अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद, इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं D.H. लॉरेंस। अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक D.H. लॉरेंस हैं। फिर है स्वच्छतावाद, इसके प्रवर्तक हैं वर्ड्सवर्थ। फिर है संप्रेषण, इसके प्रवर्तक हैं रिचर्ड्स। ठीक, तो डी ऑप्शन सही है हमारा। 32 नंबर में निबंध दिया है, सूची 1 में निबंधकारों के नाम दिया है, सूची 2 में निबंध दिया है। तो कुबेरनाथ राय का निबंध क्या होगा? इनका हो जाएगा प्रिया नीलकंठी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? इनका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का भीष्म को क्षमा नहीं किया। भीष्म को क्षमा नहीं किया, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। फिर है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र का, और रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि निबंध। और साहित्य देवता निबंध है माखनलाल चतुर्वेदी का, सी ऑप्शन हमारा सही है। 33 नंबर पे आते हैं। 33 नंबर में उपन्यास दिया है और उपन्यासकारों का मिलान करना है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कब तक पुकारू रांगिए राघव का है, और भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। फिर एक और दिया है मनुष्य के रूप, तो मनुष्य के रूप यशपाल का उपन्यास है। किसका है? यशपाल का। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारा बिल्कुल सही मिलाया हमने। पीढ़िया अमृतलाल नागर का उपन्यास है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 34 नंबर पे। 34 नंबर में पत्रिकाओं को मिलान करना है उनके संपादकों से। ठीक, तो पहली पत्रिका क्या दी गई है? पहली पत्रिका है वागर्थ। वागर्थ किसकी है? तो वागर्थ के संपादक हैं विजय बहादुर सिंह। फिर है नया ज्ञानोदय, इसके हैं रविंद्र कालिया। फिर है वसुधा, इसके हैं कमला प्रसाद। फिर है रंग प्रसंग, इसके हैं प्रयाग शुक्ल। तो बी हो जाएगा हमारा। वागर्थ के हैं विजय बहादुर मिश्र, नया ज्ञानोदय के रविंद्र कालिया, वसुधा के हैं कमला प्रसाद, और रंग प्रसंग के हैं प्रयाग शुक्ल। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 35 नंबर पे। 35 नंबर में हमें कहानियाँ मिलानी है। सूची 1 में कहानीकार हैं, सूची 2 में उनकी कहानियाँ हैं। तो यहाँ पे हमें मिलान करना है। तो उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी हो जाएगी, मन्नू भंडारी की हो जाएगी अकेली, कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया, निर्मल वर्मा का परिंदे हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे 36 नंबर पे। 36 नंबर में पंक्ति दी गई है सूची 1 में, सूची 2 में उनके लेखक दिए गए हैं। तो मिलान करना है यहाँ भी। तो यहाँ आपका हो जाएगा जिधर अन्याय है उधर शक्ति। किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है निराला की। फिर है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये है प्रसाद जी का। फिर है बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, ये है नागार्जुन का। फिर है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर की पंक्ति है। दिनकर जी कहते हैं सिंहासन खाली करो जनता आती है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 37 नंबर में दिया गया है कविता विधा मिलान करना है। सूची 1 में विधा दी गई है, विधा का नाम है। सूची 2 में रचना दी गई है, उनका विधा बताना है। तो कविता, कविता कौन है? तो यहाँ पे कविता हो जाएगा आपका अबूतर कबूतर। कविता या काव्य एक ही है। फिर कहानी आपका हो जाएगा शहादतनामा, मनमथनाथ गुप्त की कहानी है। फिर आपका उपन्यास हो जाएगा पहला गिरमिटिया, गिरिराज किशोर का है। फिर नाटक हो जाएगा आपका देहांतर, नंद किशोराचार्य का है।
फिर अशोक के फूल तो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बिल्कुल सही मिलाया हमने। चलिए आगे आते हैं 38 नंबर पे। 38 नंबर में पात्र हमें मिलाना है। सूची 1 में पात्रों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उनकी रचना है। तो दिया है न्यूनिया। न्यूनिया पात्र किस उपन्यास की है? तो न्यूनिया है बाणभट्ट की आत्मकथा की, ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। फिर राय साहब हैं, तो राय साहब हैं गोदान के। फिर प्रशांत है, तो प्रशांत है मैला आंचल का। और रेखा है, तो रेखा है नदी के द्वीप की। भुवन गौरा रेखा किसके हैं? नदी के द्वीप की। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर। 39 नंबर का है आपसे, यहाँ भी पात्रों को मिलाना है। सूची 1 में नाटक दिया गया है, सूची 2 में पात्र दिए गए हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक का पात्र कौन है? सिंहरण है। आषाढ़ का एक दिन का कौन है? विलोम है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक का पात्र कौन है? तो इसका पात्र हो जाएगा आपका ओक्काक। कौन हो जाएगा? ओक्काक। फिर देहांतर नाटक का पात्र कौन है? देहांतर का पात्र है पुरु। पुरु किस नाटक का पात्र है? देहांतर का। और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक का पात्र ओक्काक है। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर में आपका स्थापना तर्क अब यहाँ से शुरू हो गया, 40 से 45 तक ये रहेगा। तो 40 नंबर में स्थापना दिया गया है कि आंतरिक संवेग संवेद्य भाव की रसग्राही अभिव्यक्ति कविता है। तो बिल्कुल सही है, ये आंतरिक संवेद भाव की रसग्रही अभिव्यक्ति क्या है? कविता है। फिर दिया है तर्क, क्योंकि कविता लोक रंजन से जुड़ी हुई है। तो तर्क क्या है? ये गलत दिया है, ठीक, कविता लोक रंजन से नहीं जुड़ी हुई है। ये लोक रंजन एवं लोकमंजन, लोक मंगल इत्यादि कई चीज़ों से ये जुड़ी हुई है। तो हमारा स्थापना सही है, तर्क गलत है। फिर 41 नंबर में स्थापना दिया गया है कि दंड कोप का ही एक विधान है। कि दंड जो है वो कोप का ही एक विधान है। कोप मतलब क्रोध या गुस्सा का परिणाम होता है दंड। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तभी तो किसी को दंड देता है, तो ये क्रोधित का ही एक वो है, परिणाम है। फिर तर्क दिया है क्योंकि दंड में कोप शमन होता है, और बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि अगर दंड दे देते हैं तो उसका क्रोध क्या हो जाता है? थोड़ा शांत हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों सही दिया गया है, तर्क और स्थापना दोनों सही है। 42 नंबर में आपसे पूछा गया है कि श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे के महत्व को स्वीकारना, और तर्क दिया है क्योंकि स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक सकती है। तो ये गलत दिया है, यहाँ पे तर्क तो बिल्कुल गलत दिया है, और स्थापना तो कुछ यहाँ पे सही लग रही है। देखा जाए क्या है, तो यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल यहाँ पे स्थापना सही है और तर्क गलत है। श्रद्धा का मूल तत्व यही है, दूसरे के महत्व को स्वीकार करना। चलिए, तो ये सही है और तर्क गलत दिया गया है। 43 नंबर पे आते हैं। 43 नंबर में आपसे पूछा गया है, स्थापना दी गई है कि सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही है जो करुण प्रसंग लेकर चले। तो यहाँ पे बिल्कुल स्थापना सही है, और तर्क दिया गया है कि कविता में करुण प्रसंग अनिवार्य है। तो तर्क गलत है, करुण प्रसंग कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्थापना यहाँ पे सही दी गई है। तो ए सही है, आर गलत है। 44 नंबर में आते हैं। 44 नंबर में भी स्थापना दी गई है और तर्क दिया गया है। स्थापना है कि प्रेमचंद ने साहित्य में मनुष्य के स्वत्व का अन्वेषण किया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और तर्क दिया है कि प्रेमचंद की रचनाएं कल्पनाश्रित है। तो ये गलत है, प्रेमचंद यथार्थवादी उपन्यासकार थे, ठीक, तो उनकी रचनाएं कल्पनाश्रित नहीं हैं। तो यहाँ पे भी स्थापना सही है और तर्क क्या है? गलत हो जा रहा है। 45 नंबर पे आते हैं। 45 नंबर में स्थापना दी गई है कि कबीर क्रांतिवादी कवि हैं। बिल्कुल सही है भाई, कबीर क्रांतिवादी कवि थे। तर्क दिया गया है कि वीर और ओज उनकी कविता के मुख्य स्वर थे। तो ये गलत है, उनकी कविता का मुख्य स्वर वीर और ओज नहीं था, ठीक, शांत था, अद्भुत था, यथार्थ बोध कराना था। वीर और ओज उनका कविता का मुख्य स्वर नहीं था। तो यहाँ पे स्थापना सही है और तर्क यहाँ पे भी गलत हो गया है हमारा। तो 45 तक हमारे प्रश्न कंप्लीट हुए। ये पेपर हमारा यहीं पे समाप्त होता है।
इसके बाद 50 तक के प्रश्न रहते थे पहले, ठीक। धीरे धीरे प्रश्न बढ़ते हैं, तो ये पेपर समाप्त होता है। 5 गद्यांश के प्रश्न दिए गए हैं। तो ये पेपर था 2011 का। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर 2011 का पेपर, ठीक। ये जून 2011 का पेपर हमारा पूरा होता है। हमने कम समय में मेन पॉइंट को पढ़ दिया ताकि आप फास्ट रिवीजन कर सकें, ठीक। तो आपको इससे हेल्प मिलेगी, और क्लास अच्छी लगे तो शेयर करिएगा सभी के यहाँ। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद क्लास को देखने के लिए।